नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार इस ऑनलाइन अध्यापन की प्रक्रिया में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले लेक्चर में हमने हिंदी में रोज़गार को लेकर बात की थी और उस लेक्चर का आउटपुट या फिर समझ लीजिएगा कि छात्रों को क्या मिला। ये मुझे बात वहाँ से पता चली कि जिस प्रकार लेक्चर सुनने के बाद छात्रों ने मुझे संपर्क किया कि सर हम ये करना चाहते हैं, हम अनुवादक बनना चाहते हैं, हम राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे छात्रों ने इसमें रुचि दिखाई और उन्होंने ये भी पूछा कि सर इस क्षेत्र में जाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने उनको विस्तार से ये सभी बातें सुनाई हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सभी छात्र जो है इस क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान से या गौर से पहचानने की कोशिश करें ताकि आपका उसमें करियर बन सके। अर्थात बीए भाग 3 के हिंदी के पेपर को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी जो पेपर है ये पूर्णतः आपके करियर से संबंधित ही पेपर है, ऐसा मैं समझता हूँ। और दूसरा पेपर जो है भाषा विज्ञान का है, जो आपकी भाषिक समझ को या भाषिक विशेषज्ञता को दर्शाता है। अर्थात ये दो पेपर मेरे हिसाब से आपको एक भाषिक विशेषज्ञ के रूप में पहचान दिला सकते हैं। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात प्रश्न पत्र 10 को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया था हिंदी में रोजगार, तो उसको लेकर बहुत सारे छात्रों ने मुझे उसकी प्रतिक्रिया दी है, उसका फीडबैक भी भेजा है। सर बहुत आपने अच्छा मार्गदर्शन किया है। भविष्य में भी अगर आपको उस क्षेत्र में आप कुछ तैयारी कर रहे हैं तो अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी ने उसमें रुचि दिखाई, इसलिए धन्यवाद। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। हम हिंदी में रोजगार को लेकर हम जो बातें देख चुके हैं उससे ही आगे की कड़ी जो है हम पाठ्यक्रम की शुरुआत जो है थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से करेंगे जहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा कि बीए भाग 3 के अंतर्गत मुझे क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि इस साल आपको हिंदी के 5 पेपर पढ़ने हैं और इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर पढ़ना है। अर्थात 5वें सत्र में आपको कुल मिलाकर 6 पेपर देने हैं। अर्थात इसी के बाद 6ठे सत्र में भी आपको कुल मिलाकर 6 पेपर देने हैं। मतलब दोनों सेमेस्टरों का सिलेबस जो है अलग अलग रहेगा। अर्थात 5वें सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि आगे हम किस विषय को लेकर जानकारी लेने वाले हैं। कुल मिलाकर मैंने अभी कहा था कि हमें 5 पेपर पढ़ने हैं, तो इसमें से लगभग 3 पेपर जो है डॉक्टर अपर्णा कुचेकर मैडम जी पढ़ाएंगी। इसमें पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 जो है मैडम पढ़ाएंगी। उसके बाद पेपर नंबर 10 और पेपर नंबर 11 जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। अर्थात आज हम मैडम के पेपर की बजाय मैं अपने पेपर की थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ कि पेपर नंबर 10 है क्या। देखिएगा कि पिछले लेक्चर में मैंने जिस प्रकार हिंदी के रोजगार की बात की थी तो वह रोजगार की बात जो है लगभग इसी पेपर को लेकर सामने आ जाती है। मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी ऐसा एक पेपर है जहाँ पे आप हिंदी साहित्य की बजाय हिंदी में जो आने वाले करियर के जो ऑप्शन है उसको आप चुन सके। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। असल में प्रयोजन मूलक हिंदी ये विषय कुछ छात्रों के लिए नया होगा या कोई छात्र जो है पहली बार सुन रहा होगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रयोजन मूलक हिंदी कोई अलग सा विषय नहीं है। वो सिर्फ आपके रोजगार को लेकर या आपके रोजगार की क्षमता को लेकर आपके सामने आता है। अर्थात मुझे बताना यह है कि अब तक आपने हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं, कविताएं पढ़ी है, शेर व शायरी पढ़ी है। अर्थात ये लिटरेचर की बातें जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत चलती थी। अब थोड़ा सा रोजगार को लेकर हम ये प्रयोजन मूलक हिंदी का पेपर जो है पढ़ने जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि हमें अब सोचना ये जरूरी बन गया है कि हमें करियर बनाना है तो किस विषय में बनाना है। और मैंने पिछले बार या पिछले लेक्चर में ये बात भी कही थी कि हमें वो करियर के वो ऑप्शन चुनने होंगे जहाँ पे हमारा मस्तिष्क काम करेगा, न कि मशीन काम करेगा। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी जो है मस्तिष्क आधारित नौकरी या मस्तिष्क आधारित करियर चुनने के लिए एक सहायक पेपर के रूप में आपके सामने है। तो मैं उसका परिचय थोड़ा सा आपके सामने दे देता हूँ। देखिएगा इसमें लगभग 4 इकाइयाँ 5वें सेमेस्टर में आपको पढ़नी है। पहली इकाई जो है प्रयोजन मूलक हिंदी है और इस इकाई के अंतर्गत लगभग 4 सब पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है अर्थ
परिभाषा एवं स्वरूपगत विशेषताएं। मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, परिभाषा और स्वरूपगत विशेषताएं। इसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसको नाम क्यों दिया गया और कौन कौन से नाम हैं, अर्थात ऐसे सभी जो है जानकारी इस मध्य के भीतर हम देखेंगे। उसकी परिभाषा क्या बन सकती है, मतलब कोई भी संकल्पना अगर हमारे सामने आ जाती है तो उस प्रत्येक संकल्पना की एक परिभाषा बनती है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या परिभाषा है ये भी हम इस मध्य के भीतर देखेंगे। साथ ही साथ साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है, इसको अगर हमें जानना है तो हमें स्वरूपगत विशेषताएं देखनी पड़ेगी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की स्वरूपगत विशेषताएं इस मध्य के भीतर हम वो जानकारी हासिल करेंगे कि साहित्यिक हिंदी में और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है। उसमें दूसरा मुद्दा आ जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यवहार क्षेत्र। अर्थात देखिएगा, व्यवहार क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि आप सभी जानते होंगे कि आप कभी बैंक में भी गए होंगे। आपने पहली बार जब खाता खोला था तो आपको एक फॉर्म मिला था और फॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि उसमें कम से कम 2 भाषाएं तो होती है, एक प्रादेशिक या हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा। मतलब बैंक में जब फॉर्म भरा जाता है खाता खोलने का, तब बैंक से संबंधित जितने भी दस्तावेज होते हैं वो सभी दस्तावेज लगभग 2 से 3 भाषाओं में लिखे होते हैं। उसके पीछे का कारण ही वही है क्योंकि बैंक में आने वाला हर ग्राहक या हर जो कस्टमर है वो अंग्रेजी जानता है या फिर मराठी जानता है या फिर हिंदी जानता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए लोगों की सहायता के लिए वहाँ पे लगभग 2 भाषाओं का जो है प्रयोग होता है ताकि आप अच्छी तरह से अपना व्यवहार कर सकते। मतलब क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के व्यवहारिक क्षेत्र से इसका तात्पर्य यह है कि हमें वो कौन से क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी लेनी है कि जहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी काम करती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मीडिया के क्षेत्र में हिंदी जो काम कर रही है, आपको पता है कि ये भी एक प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप है। उसको हम मीडिया की हिंदी कह सकते हैं, अर्थात संचार की हिंदी कह सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी आज बैंकिंग के साथ साथ, मीडिया के साथ साथ विज्ञापन और पर्यटन या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। इसके पश्चात अगला तीसरा जो मुद्दा है प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ। प्रयुक्तियाँ से तात्पर्य यह है कि आप देखिएगा कि साहित्यिक हिंदी में जिस प्रकार से कहानी अलग ढंग से लिखी जाती है, कविता अलग ढंग से लिखी जाती है या शेरो शायरी अलग ढंग से लिखी जाती है, उपन्यास कुछ अलग ढंग से लिखा जाता है या नाटक कुछ अलग ढंग से लिखा जाता है, उसी प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी में भी जो हिंदी के जो रूप बनते हैं वो भी थोड़ा सा उसमें भी विभिन्नता है। और वही विभिन्नता मेरे हिसाब से या मेरे विचार से प्रयुक्तियाँ कही जाती है। प्रयुक्तियाँ से तात्पर्य है कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह किस उद्देश्य से वहाँ पे प्रयुक्त हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर समझना है तो विज्ञापन में देखिएगा, विज्ञापन में वह हिंदी अपनाई जाती है जहाँ पे आपको काव्यात्मकता का रूप दिखाई देगा, जहाँ पे संक्षिप्तता का रूप दिखाई देगा, जहाँ पे गेयता का रूप दिखाई देगा, जहाँ पे काव्यमयता का रूप दिखाई देगा। मतलब मुझे बताना यह है कि विज्ञापन की भाषा एक प्रयोजन मूलक हिंदी है और उसका जो रूप है विज्ञापन के क्षेत्र में अलग है। उसी प्रकार बैंक की भाषा जो है वहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप अलग है। अर्थात जैसे ही क्षेत्र बदलेगा उसी प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति भी बदलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर समझेंगे, देखिएगा कि आपने पैसे निकालने के लिए अगर पैसे कोई पर्ची भरी है बैंक में, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक ऐसा वाक्य लिखा जाता है कि XYZ को डैश डैश रुपए अदा करें। अर्थात ये उस बैंकिंग हिंदी की प्रयुक्ति है। उसी प्रकार विज्ञापन के क्षेत्र में जो हिंदी प्रयुक्त होती है उसका एक रूप मैं उदाहरण आपको बता देता हूं कि देखिएगा, अल्ट्राटेक अर्थात हर निर्माण की जान। मतलब क्या है, अल्ट्राटेक सीमेंट का विज्ञापन हो रहा है और हर निर्माण की जान से बात वहां पे बोली जा रही है। इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रयुक्ति कुछ विशेष ढंग से की जा रही है। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पे आपको दिखाई देगा कि हिंदी का जो रूप है बदलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगला मुद्दा जो है इस इकाई के भीतर हम पढ़ेंगे उपादेयता और चुनौतियां। अर्थात किसकी उपादेयता, प्रयोजन मूलक हिंदी की उपादेयता क्या है और उसकी चुनौतियां क्या है। मतलब क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होगी
और अगर उपयोगी है तो उसमें और कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसको हम समझे बगैर आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए इस इकाई के भीतर हमें लगभग 4 सब पॉइंट देखने हैं और उसमें हमें विशेषता वो बात देखनी है कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो असल में है क्या। तो ये मुद्दे जब सामने आ जाएंगे विस्तार से हम इस पर जब बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये इकाई आपके अपने आप समझ में आ जाएगी। इस पाठ्यक्रम में या इस प्रश्न पत्र में दूसरी जो इकाई है वो जनसंचार माध्यम है। जनसंचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि मास कम्युनिकेशन, आपने सुना होगा नाम, लेकिन देखिएगा जनसंचार माध्यम इसका तात्पर्य यह है कि जन समूह तक जो भी सूचना या जो भी वार्ता या जो भी खबर जो है जिस माध्यम के जरिए पहुंचाई जाती है उसको जनसंचार माध्यम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप अखबार पढ़ते होंगे, देश विदेश से खबरें वहां पे छपती है और हम जान चाहते हैं कि दिल्ली में आज ऐसा हुआ है या राजस्थान में ऐसा हुआ है या पंजाब में ऐसा हुआ है या इधर तमिलनाडु में ऐसा हुआ है। अर्थात ये माध्यम के रूप में वर्तमान पत्र या समाचार पत्र जो है हमारे लिए वहां पे सूचनाएं जो है संप्रेषित करते हैं। अर्थात इस इकाई के अंतर्गत हम लगभग 5 मुद्दे देखने वाले हैं और वो मुद्दे ये है कि पहला है समाचार लेखन के तत्व। आप देखते होंगे कि समाचार पत्र में या टीवी पर जो समाचार आते हैं तो उसको पहले लिखना पड़ता है और वह लिखते समय हमें कुछ तत्वों का अनुसरण करना पड़ता है और उन तत्वों के आधार पर ही समाचार लिखे जाते हैं। इसलिए इस मुद्दे के भीतर हमें समाचार लेखन के तत्व देखने हैं। उसके साथ साथ अगला मुद्दा है समाचार लेखक के गुण। अर्थात कोई भी संवाददाता या कोई भी समाचार लिखने वाला जब समाचार लिखने के लिए बैठता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, कौन कौन से गुण चाहिए जिसके आधार पर वो समाचार लिख सकता है। अर्थात इस मुद्दे के भीतर हम समाचार लेखक के गुण देखेंगे। तीसरा मुद्दा जो है जनसंचार माध्यम इकाई के अंतर्गत पटकथा लेखन। देखिएगा आपके लिए ये मुद्दा मुझे लगता है कि एक करियर का बहुत बड़ा ऑप्शन के रूप में सामने आ सकता है। पटकथा लेखन से तात्पर्य है, आपने कथा तो देखी होगी जो हम पढ़ चुके हैं, कथा कहानी जिसको कहते हैं, और पटकथा जो है ये विशेष तौर पर आपने जितने भी आज तक फिल्में देखी है वो सभी फिल्में पटकथा के अंतर्गत आ जाती हैं। मतलब प्रत्येक फिल्म के लिए कोई ना कोई कहानी होती है और उस कहानी को पर्दे पर ढालने के लिए हमें पटकथा लिखनी पड़ती है। मतलब ये है कि पटकथा से तात्पर्य है कि वह भी एक कथा ही होती है लेकिन वो कथा जो है पर्दे पर चल रही होती है। मतलब आपने देखा होगा कि कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन वहां पर ही कहानी समाप्त नहीं होती। पटकथा बनाने के लिए हमें वहां पे वो हीरो, उसका बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है, वो कहाँ से आया है, हीरोइन कहाँ से आ गई है, वो गांव से है, शहर से है, बहुत बड़े अमीर की बेटी है, ये जो कुछ बातें जो है वहां पे दिखानी पड़ रही होती है वो पटकथा हिस्सा होता है। मतलब क्या है कि पटकथा कहानी का ही एक हिस्सा है लेकिन पर्दे पर चलने वाली कथा के तौर पर उसमें कुछ तत्व जो है जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको पटकथा कहा जाता है। अगला मुद्दा जो है जनसंचार माध्यम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं वह है नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग राइटिंग, अर्थात ये 3 मुद्दे हम देखने वाले हैं। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में अगर हम उस पर विचार करेंगे, ईमेल तो आप जानते होंगे हर एक का गूगल पर अकाउंट होगा, जीमेल का अकाउंट होगा, अर्थात उसके माध्यम से जो भी आपको सूचनाएं या संदेश मिलते हैं जिसको हम ईमेल कहते हैं। ईमेल से शब्दशः तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका मतलब यह है कि विद्युतीय चालन से चलने वाला जो कुछ संदेश परिचालन होता है उसको ईमेल कह सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अर्थात आप देखेंगे कि मोबाइल पर या आज वो सभी स्मार्टफोन जो है निकले हैं उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक फंक्शन जो है दिया होता है। आप देखते होंगे, आपने वो इस्तेमाल भी किया होगा कि एक से ज़्यादा लोग अगर वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़ जाते हैं तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग राइटिंग है। ब्लॉग मतलब इंटरनेट पर ही आप जिस प्रकार कोई लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, वही लेख अगर आप इंटरनेट पर लिखेंगे तो वो ब्लॉग राइटिंग हो जाएगा। मतलब क्या है कि ब्लॉग राइटिंग के लिए किसी भी विषय को लेकर आप जो भी बात अपने मन में आती है उसको अगर लिखते हैं और वह लिखी हुई बात लोग अगर उसको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसके धीरे धीरे पढ़ने वाले बढ़ जाते हैं, उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, आपका जो लेखन जो है लोग पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे आप जो है एक बड़े लेखक के तौर पर भी सामने आ सकते हैं।
तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग, ये 9 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। और इस दूसरी इकाई में अंतिम मुद्दा है वृत्तांत लेखन, अर्थात वृत्तांत से तात्पर्य है कि प्रतिवेदन या इसको कह सकते हैं अहवाल लेखन। इसको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्तर पर जितने भी समारंभ या कार्यक्रम बनते हैं उसका जो भी कुछ हमें रिपोर्टिंग करना होता है वो रिपोर्टिंग मान लीजिएगा कि इसके अंतर्गत हमें देखना है। मतलब भविष्य में अगर आप किसी कमेटी में या किसी विषय पर किसी भी कार्यक्रम का अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो ये वृत्तांत लेखन वाला मुद्दा जो है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, ये जितने भी प्रकार के समारंभ होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें आप उसका रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इसको लेकर रिपोर्टिंग की जानकारी आपको हो, इसलिए जानबूझकर ये मुद्दा जो है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। मतलब भविष्य में आप किसी क्षेत्र में नौकरी या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये मुद्दा जो है आपको बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम दूसरी 2 इकाइयाँ जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे, ताकि आपको ये पेपर जो है 4 इकाइयों के भीतर पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम ये आगे की 2 इकाइयाँ जो है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है।